Welcome students. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. This is my second presentation on the topic absorption of water. यह जल के अवशोषण से संबंधित मेरा दूसरा प्रस्तुतिकरण है. In this we will discuss path of water in root. इसमें हम मूल में जल के पथ के बारे में बात करेंगे. So first of all, organs of water absorption in plants. पादपों में जल अवशोषण के लिए अंग. So in plants, the lower plants start with algae. शैवाल सबसे lower plants में सम्मिलित किए जाते हैं, निम्न श्रेणी के पादपों में सम्मिलित किए जाते हैं. As algae are present either submerged in water or on the surface of water, therefore they can absorb water from सरफेस ऑफ देयर एंटायर थैलस. शैवाल चूंकि या तो जल में पूर्ण रूप से निमग्न पाए जाते हैं या जल की सतह पर पाए जाते हैं, अतः वह सुकाय की संपूर्ण सतह से जल का अवशोषण कर सकते हैं. Therefore, no definite organs for water absorption are present in them. इसलिए शैवालों में जल के अवशोषण के लिए कोई विशिष्ट अंग या संरचनाएं नहीं पाई जाती है. Then next group of plants is bryophytes. जो अगला पादप समूह है वह ब्रायोफाइट्स का होता है. इन ब्रायोफाइट्स वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स एंड सम वाटर इज आल्सो एब्जॉर्ब थ्रू सरफेस ऑफ द थैलस और सेल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द थैलस. ब्रायोफाइट्स में जल का अवशोषण एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभासों के द्वारा होता है, राइजोइड्स के द्वारा होता है. अधिकांशतः शैवाल चूंकि नम स्थानों में पाए जाते हैं या नम मृदा में पाए जाते हैं, अतः थैलस की कोशिकाएं भी, सुकाय की कोशिकाएं भी जल का कुछ मात्रा में अवशोषण कर सकती हैं. देन नेक्स्ट प्लांट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स. इसके पश्चात जो पादप आते हैं वह संवहनी पादप होते हैं या वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. इससे पहले के जो दोनों समूह थे, शैवाल और ब्रायोफाइट, इन दोनों में ही संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं. Vascular tissues are absent in algae and bryophytes. Therefore, algae and bryophytes are also known as non-vascular plants. अतः इन्हें असंवहनी पादपों में रखा जाता है. Vascular plants या संवहनी पादप ट्रैकियोफाइट्स भी कहलाते हैं. Vascular plants are also known as trachyophytes, and these include three plant groups: pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. ट्रैकियोफाइट्स में तीन पादप समूहों को सम्मिलित किया जाता है: pteridophytes, gymnosperms और angiosperms. टेरिडोफाइट्स अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप. तो तात्पर्य यह है कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वो पादप समूह हैं जिनमें पादपों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. इनमें से जल के संवहन का कार्य जो है वह जाइलम के द्वारा किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पर्ण से पादप के अन्य भागों में किया जाता है. Vascular tissues are of two types, xylem and phloem. Xylem is meant for translocation of water, whereas phloem is meant for transfer of food from leaves to other parts of the plant. चूंकि संवहनी पादप स्थल पर पाए जाते हैं, अधिकांश संवहनी पादप या ट्रैकियोफाइट्स स्थल में पाए जाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स आर ऑर्गन्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलीय पादपों में जल अवशोषण का कार्य जो है वह मूल तंत्र के द्वारा किया जाता है या मूलों के द्वारा किया जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यह सभी अधिकांशतः स्थलीय पादप होते हैं. हालांकि कुछ पादप इनमें से जलीय आवासों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश ट्रैकियोफाइट्स या संवहनी पादप स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनमें जल अवशोषण का कार्य जो है वह मूल के द्वारा किया जाता है या मूल तंत्र के द्वारा किया जाता है. इन पादपों में जल का अवशोषण मुख्यतः मूल के परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित मूल रोमों के द्वारा किया जाता है और मूल रोमों की उपस्थिति के कारण ही मूल के परिपक्वन क्षेत्र को, मैचुरेशन जोन को, मूल रोम क्षेत्र या रूट हेयर जोन भी कहा जाता है. सो इन ट्रैकियोफाइट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, water is absorbed mainly by the root hairs present in maturation zone
Maturation zone is also known as root hair zone because root hair are present only in the maturation zone. This is external morphology of a root. The terminal portion of root is known as root cap. Behind root cap meristematic region is present. मूल में जो शीर्ष क्षेत्र होता है उसे मूल गोप या रूट कैप कहा जाता है. उसके पीछे विभजोतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक रीजन उपस्थित होता है और उसके पीछे जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र उपस्थित होता है. दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे का जो क्षेत्र होता है वह मैचुरेशन जोन कहलाता है और इसी मैचुरेशन जोन में यूनिसेलुलर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसी कारण से इसी परिपक्वन जोन को मूल रोम क्षेत्र भी कहा जाता है. So first structure of root hair, मूल रोम की संरचना. These are unicellular tubular extension of cells of epiblema in maturation zone of roots. मूल रोम एपिब्लेमा यानी मूलीय अधिचर्म के परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित एक कोशिकीय नलिकाकार अतिवृद्धियां होती है. यानी यह मूलीय अधिचर्म की कोशिकाओं से निर्मित होती है, एक कोशिकीय होती है और आकृति में नलिकाकार अतिवृद्धि के रूप में पाई जाती है. These are ephemeral structures. यह अल्पजीवी संरचनाएं होती है यानी कुछ समय के लिए ही जीवित रहती हैं. The older root hair die continuously as new root hair are formed. जैसे जैसे मूल की आगे वृद्धि होती है, आगे वाले या वृद्धि करने वाले क्षेत्र में नए मूल रोम बनते रहते हैं और जो पीछे का क्षेत्र होता है वहां पर मूल रोम धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं. As root growth takes place, new root hair are formed in the growing part of the root, that is in the maturation zone of growing root, and the older root hair which are present behind the newly formed root hair die continuously. So therefore root hair are ephemeral structures. यह अल्पजीवी संरचनाएं होती हैं. Length of root hair is up to 1 centimeter, यानी यह कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं. Their cell wall is permeable. इनकी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है यानी विलेय और विलायक जल और उसमें घुलित लवण दोनों ही इनकी कोशिका भित्ति में से आसानी से अभिगमन कर सकते हैं. कोशिका भित्ति द्विपरतीय होती है. सेल वॉल इज 2 layered. Outer layer of cell wall is made up of pectic substances and inner layer of cell wall is made up of cellulosic substances. जो कोशिका भित्ति की बाह्य परत होती है वह पेक्टिक पदार्थों से निर्मित होती है और जो भीतरी परत होती है वह सेलुलोज के द्वारा निर्मित होती है. पेक्टिन जो कि कोशिका भित्ति की बाह्य परत का निर्माण करते हैं, यह जलरागी प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और इस कारण से जो मृदा कण है वह मूल रोमों पर आसानी से चिपक जाते हैं या संलग्न हो जाते हैं जलरागी पेक्टिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण और जिससे जल के अवशोषण में सहायता मिलती है. Pectins being hydrophilic in nature help soil particles to adhere to root hair. Roots of herbaceous plants generally have more root hairs than woody plants. जो शाकीय पादप होते हैं सामान्यतः उनमें मूल रोमों की संख्या काष्ठीय पादपों की तुलना में अधिक होती है. Roots of angiosperms generally have more root hairs than gymnosperms. इसी प्रकार से आवृतबीजी पादपों की मूलों में मूल रोम तुलनात्मक रूप से अनावृत बीजी पादपों के मूलों के मूल रोमों की तुलना में अधिक होते हैं. यानी एंजियोस्पर्म्स में रूट हेयर कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में रूट हेयर्स तुलनात्मक रूप से कम होते हैं. कुछ जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीजों में इनफैक्ट रूट हेयर पाए ही नहीं जाते हैं. उदाहरण के लिए कोनिफर पादप जिसका प्रारूपिक उदाहरण पाइनस है. तो जिम्नोस्पर्म का एक समूह जो कोनिफर्स के नाम से जाना जाता है, पाइनस जिसका टिपिकल एग्जाम्पल है, इनमें मूल रोम पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं. रूट हेयर आर कंप्लीटली एब्सेंट इन कोनिफर्स. Plants growing in dry and aerated soils have more root hair than those growing in wet soil. ऐसे पादप जो कि शुष्क और अच्छे वातन वाली मृदा में यानी जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है, ऐसी मृदा में पाए जाने वाले पादपों में मूल रोम तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं, जबकि जो नम मृदा में पाए जाने वाले पादप हैं उनमें मूल रोम तुलनात्मक रूप से कम होती है. जो हम आसानी से समझ सकते हैं, नम मृदा में चूंकि जल प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तो उसके अवशोषण के लिए मूल रोमों के अधिक संख्या में होने की आवश्यकता नहीं होती है. जल पादप के मूल के आसपास ही आसानी से उपलब्ध होता है, जबकि शुष्क मृदा के अंदर
जल चूंकि तुलनात्मक रूप से कम उपस्थित होता है, अतः उसके अवशोषण के लिए अधिक विस्तृत मूल क्षेत्र की और अधिक विस्तृत मूल रोम क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। Now, the water is absorbed by the root hair, and from root hair it travels radially in the root along this path and ultimately reaches to xylem of the root. जो मूल है या मूल रोम है उसके द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है और यह अवशोषित जल एक अरीय पथ से होते हुए अंततः मूल के भीतर उपस्थित जाइलम तक पहुंचता है। यह जो जल का पथ है यानी मूल रोम से लेकर के फिर अधिचर्म, अधिचर्म से वल्कुट कोशिकाएं, वल्कुट कोशिका से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल और फिर पेरिसाइकल से जाइलम या प्रोटोजाइलम एलिमेंट तक जो जल का पथ होता है, इसी पथ को रेडियल पाथ ऑफ वाटर कहा जाता है या लेटरल पाथ ऑफ वाटर कहा जाता है और इसीलिए इसमें जो जल की गति होती है उसको रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर कहा जाता है या लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर कहा जाता है। मृदा कणों से मूल रोम से होते हुए वल्कुट, अंतःत्वचा, परिरंभ से होते हुए जाइलम तक जो जल का पथ है, इस पथ को जल का अरीय पथ या पार्श्व पथ कहा जाता है और इसीलिए इस पथ में जल का जो चालन होता है, मूवमेंट होता है, गति होती है, उसको जल का अरीय चालन या पार्श्व चालन कहा जाता है। तो यह वह पथ है जिसके द्वारा मूल रोम के द्वारा अवशोषित जल मूल रोम से मूल के जाइलम तक पहुंचता है। इस पथ में जल की जो गति होती है वह एक जल विभव प्रवणता के अनुरूप होती है। द एब्जॉर्ब्ड वाटर मूव्स इन दिस पाथ along a water potential gradient और DPD gradient, चाहे हम इसे जल विभव प्रवणता कहें या इसको विसरण दाब न्यूनता प्रवणता कहें, तो जल की गति जो होती है वह एक DPD ग्रेडियंट, DPD प्रवणता या जल विभव की प्रवणता के अनुरूप होती है मूल रोम से मूल के जाइलम तक और इस पथ में जल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल की कोशिकाओं से होता हुआ गुजरता है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल is found in soil solution, यानी इस संपूर्ण पथ में यदि जल विभव के मान की बात करें तो जल विभव का जो उच्चतम मान होता है वह मृदा विलयन में पाया जाता है, यानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसमें जल विभव का उच्चतम मान पाया जाता है। जल विभव के उच्चतम मान से तात्पर्य होता है, जैसा हम पूर्व में ऑस्मोसिस में या कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं कि शुद्ध जल के लिए जल विभव का मान जो होता है वह शून्य होता है। वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर इज 0 एंड चूंकि सॉइल सॉल्यूशन इज नॉट प्योर वाटर, सम सॉल्ट्स आर फाउंड डिसॉल्व्ड इन सॉइल सॉल्यूशन। चूंकि मृदा में जो जल पाया जाता है वो शुद्ध जल नहीं होता बल्कि उसमें कुछ विलेय पदार्थ या सॉल्यूट पार्टिकल्स या मिनरल आयंस भी घुले हुए पाए जाते हैं, अतः इसका जल विभव जो होता है वह शुद्ध जल विभव की तुलना में कुछ कम होता है, यानी स्लाइटली नेगेटिव होता है, हल्का सा ऋणात्मक होता है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू जो मृदा विलयन में पाई जाती है वह जल विभव का लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है, सबसे कम ऋणात्मक मान होता है। यदि इसी तरह हम DPD यानी विसरण दाब न्यूनता के मान की बात करें तो मृदा विलयन में विसरण दाब न्यूनता का जो मान होता है वह न्यूनतम होता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जल विभव के लिए मृदा विलयन में जल विभव का मान तो उच्चतम होता है, जबकि DPD के लिए विसरण दाब न्यूनता के लिए मृदा विलयन में जो मान होता है वह न्यूनतम होता है। यह हम कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं। जल की गति जो होती है वह DPD के संदर्भ में कम DPD वाले क्षेत्र से अधिक DPD वाले क्षेत्र की ओर होती है, जबकि जल विभव के संदर्भ में वह उच्च जल विभव वाले क्षेत्र से कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर जाता है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज इन सॉइल सॉल्यूशन। This value gradually declines towards the root interior and lowest water potential is found in root xylem vessels. तो जल विभव का जो उच्चतम मान होता है वह मृदा विलयन में होता है और उसके उपरांत जैसे जैसे हम मूल के भीतर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जल विभव का मान कम होता जाता है, वैल्यू डिक्लाइंस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज फाउंड इन रूट जाइलम। जो जल विभव का न्यूनतम मान होता है वह जाइलम कोशिकाओं में पाया जाता है, जाइलम वाहिकाओं में पाया जाता है। और जल विभव के न्यूनतम मान से यहां पर तात्पर्य होगा कि यहां पर जल विभव का मान जो होता है वो मोस्ट नेगेटिव होता है, सर्वाधिक ऋणात्मक होता है। तो सबसे कम ऋणात्मक जल विभव का मान मृदा विलयन में होता है और सबसे अधिक ऋणात्मक मान जल विभव का
रूट के जाइलम में होता है। और जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जल विभव के संदर्भ में जल का गमन जो होता है वो अधिक जल विभव वाले क्षेत्र से कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर, और ऋणात्मक संदर्भ में बात करें तो कम ऋणात्मक जल विभव वाले कोशिकाओं से अधिक ऋणात्मक जल विभव वाली कोशिकाओं की ओर होता है। इसी गति की बात यदि हम डीपीडी के संदर्भ में करें तो विसरण दाब न्यूनता का न्यूनतम मान जो होता है वह सॉइल पार्टिकल्स में पाया जाता है, सॉइल सॉल्यूशन में पाया जाता है, और हाईएस्ट वैल्यू जो डीपीडी की पाई जाती है वह रूट के जाइलम में पाई जाती है। डीपीडी के संदर्भ में जल की गति हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर होती है। इस कारण से मृदा विलयन में डीपीडी का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है, रूट जाइलम में डीपीडी का जो मान होता है वह अधिकतम होता है। और इसी प्रवणता के अनुरूप, इसी ग्रेडियंट के अनुरूप जल की गति अधिक जल विभव वाले क्षेत्र से कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर, या कम विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र से अधिक विसरण दाब न्यूनता वाले क्षेत्र की ओर, अर्थात मृदा विलयन से वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ की कोशिकाओं से होता हुआ मूल के जाइलम की तरफ जल गति करता है। Following paths of water have been suggested for lateral movement of water in roots. अब चूंकि मूल रोम से लेकर मूल के जाइलम तक अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसा पूर्व की स्लाइड में चित्र में हम देख चुके हैं, वलकुट की कोशिकाएं भी पाई जाती है, अंतःत्वचा की कोशिकाएं भी पाई जाती है, परिरंभीय कोशिकाएं भी पाई जाती है, और उसके बाद फिर जाइलम वाहिकाएं आती है। तो जल किस पथ के द्वारा मूल रोम से लेकर के जाइलम तक पहुंचता है, इस संदर्भ में निम्न पथ वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यह पथ सर्वप्रथम मुंच नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1932 में प्रस्तुत किए गए थे। तो मूलतः यह पथ दो प्रकार के होते हैं, एक एपोप्लास्ट पथ और दूसरा सिम्प्लास्ट पथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ की, यानी जल का जो रेडियल मूवमेंट होता है, वाटर का जो रेडियल मूवमेंट होता है रूट हेयर से परिरंभ और जाइलम तक मूल के, वह उसके लिए जो पहला पथ संभावित है जो मुंच के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह कहलाता है एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पाथवे। इन दिस पाथ वाटर मूव्स थ्रू एपोप्लास्ट ओनली। इस पथ में जल केवल एपोप्लास्ट में से होता हुआ ही मूल रोम से मूल के जाइलम की ओर गमन करता है। दिस पाथ ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर वाटर मूवमेंट। इस पथ में जल के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध होता है। न्यूनतम प्रतिरोध होता है अर्थात जल के प्रवाह के लिए, गति के लिए जो प्रतिरोध होता है वह कम से कम होता है, और इसलिए अधिकांश जल का चालन या गति जो होती है वह इसी पथ के द्वारा होती है। एपोप्लास्ट इज नॉन लिविंग कंटिन्यूम ऑफ द प्लांट मेड बाय सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहां यह भी जानना आवश्यक है कि एपोप्लास्ट कहते किसे हैं। एपोप्लास्ट किसी भी पादप की निर्जीव सतत संरचना को कहा जाता है या निर्जीव सतत तंत्र को कहा जाता है, नॉन लिविंग कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ द प्लांट। और यह जो निर्जीव सतत तंत्र है, नॉन लिविंग कंटिन्यूअम है, यह सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां और अंतर कोशिकीय स्थल मिलकर निर्मित करते हैं। यानी कोशिका भित्तियां जैसा कि हम जानते हैं निर्जीव होती है, मृत होती है, और इसी प्रकार से अंतर कोशिकीय स्थल जो होते हैं, जो कोशिका भित्तियों के दो कोशिकाओं के कोशिका भित्तियों के बीच का स्थल होता है, यह भी निर्जीव होते हैं। तो जब जल का अभिगमन या मूवमेंट केवल कोशिका भित्तियों और अंतर कोशिकीय स्थलों से होता हुआ होता है तो इस पथ को एपोप्लास्ट पथ कहा जाता है। तो इस चित्र में यह इस प्रकार के एरो के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहां हम देख सकते हैं दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल से जल का जो आगे मूवमेंट होता है वह या तो सेल वॉल से सेल वॉल में या फिर सेल वॉल से इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता हुआ आगे अगली कोशिका की ओर होता है। तो इस पथ को एपोप्लास्ट पथ कहा जाता है, और यह वह पथ है जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध पादप को जल के प्रवाह के लिए मिलता है, क्योंकि कोशिका भित्तियां जल के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी कोई बैरियर नहीं होता, किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं पाया जाता, अतः बिना किसी प्रतिरोध के या कम प्रतिरोध के साथ जल का गमन मूल रोम से जाइलम कोशिकाओं की ओर इस पथ के द्वारा हो सकता है। दूसरा पथ जो मुंच के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सेकंड पाथ प्रपोज्ड बाय मुंच वाज सिम्प्लास्ट पाथवे। इस दूसरे पथ को सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। सिम्प्लास्ट से तात्पर्य होता है एक सजीव सतत तंत्र जो कोशिकाओं के जीव द्रव्य द्वारा निर्मित किया जाता है और जो जिसमें जीव द्रव्य परस्पर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा परस्पर संबंधित रहते हैं। सिम्प्लास्ट इज ए लिविंग कंटिन्यूम formed by protoplasms
of cells interconnected by plasmodesmata, यानी सभी कोशिकाओं के जीव द्रव्य जो है वह एक दूसरे के साथ एक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और यह कंटिन्यूटी या सततता जो बनी रहती है वह कोशिका भित्तियों में उपस्थित प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण बनी रहती है। यह आपने साइटोलॉजी में संभवतः पूर्व में पढ़ा होगा कि कोशिका भित्तियों में कुछ ट्यूबुलर एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं और इन प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा दो समीप स्थित कोशिकाओं का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म परस्पर संपर्कित रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक अंग में जितने भी कोशिकाएं होती है उनके जीव द्रव्य आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा परस्पर संपर्कित रहते हैं और इस प्रकार से यह जो सतत तंत्र कंटिन्यूअस सिस्टम बनता है इसको सिम्प्लास्ट कहा जाता है। और जब जल का मूवमेंट या चालन इस सिम्प्लास्ट पथ में से होता है यानी जीव द्रव्य से जीव द्रव्य में होता है तो इसको सिम्प्लास्ट पथ कहा जाता है। दिस पाथ ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस फॉर वाटर मूवमेंट। इस पथ में जल के अभिगमन के लिए तुलनात्मक रूप से प्रतिरोध जो होता है वह अधिक होता है, यानी एपोप्लास्ट पथ की तुलना में सिम्प्लास्ट पथ में प्रतिरोध जल के चालन के लिए अधिक होता है। सिम्प्लास्ट पथ ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर कंपेयर टू एपोप्लास्ट पाथ। The simplest pathway is also of two types. यह भी दो प्रकार का हो सकता है। एक या पहला जो इसमें होता है सिम्प्लास्ट नॉन वैक्यूलर पाथ। पहले पथ को सिम्प्लास्ट अरिक्तिकीय पथ कहा जाता है। नॉन वैक्यूलर यानी इस पथ में जल कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में प्रवेश नहीं करता है। तो यहां पर ये जो क्षेत्र बीच में प्रदर्शित किए गए हैं यह रिक्तिकाएं हैं। जब जल का चालन इस प्रकार से हो कि जीव द्रव्य में से ही होता हुआ प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा पुनः अगली कोशिका के जीव द्रव्य में चला जाता है, फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से पुनः अगली कोशिका के जीव द्रव्य में चला जाता है। तो इस पथ में प्रथम तो जल किसी भी स्थान पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वह प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू गमन करता है। यद्यपि कोशिका भित्ति से एक बार जीव द्रव्य में प्रवेश करते वक्त जल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम कोशिका में जीव द्रव्य में जल प्रवेश करता है तो वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वह जल कोशिका के भीतर आएगा, लेकिन उसके पश्चात आगे के पथ में कहीं पर भी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता है। केवल प्लाज्मोडेस्मेटा से और जीव द्रव्य से होता हुआ वह मूल के भीतर की ओर गमन करता है, एंडोडर्मिस कोशिकाओं की ओर गमन करता है। तो इस पथ को सिम्प्लास्ट नॉन वैक्यूलर पथ कहते हैं क्योंकि इसमें जल कहीं पर भी वैक्यूल में प्रवेश नहीं करता है। So water moves only through cytoplasm and plasmodesmata, crosses plasma membrane only once while first entering into cytoplasm. जब कोशिका द्रव्य में सर्वप्रथम जल प्रवेश करता है तो एक बार प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करता है, उसके पश्चात जल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है बल्कि प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ अगली कोशिका में जाता है। And water does not enter into vacuoles of the cells. So This path is known as simplast non-vacuolar path. इस पथ को सिम्प्लास्ट अरिक्तिकीय पथ कहा जाता है। सिम्प्लास्ट पथ का जो दूसरा प्रकार है वह सिम्प्लास्ट वैक्यूलर पथ है, सिम्प्लास्ट रिक्तिकीय पथ। तो जैसा कि नाम है इसमें जल रिक्तिकाओं में भी प्रवेश करता है और जब जल रिक्तिका में प्रवेश करेगा तो ऑब्वियसली जब जीव द्रव्य से रिक्तिका में आएगा तो उसे रिक्तिका झिल्ली यानी टोनोप्लास्ट में से पार होना पड़ेगा और पुनः जब वह दूसरे सिरे पर रिक्तिका से जीव द्रव्य में प्रवेश करेगा तब भी उसको टोनोप्लास्ट में से निकलना पड़ेगा। अर्थात इस पथ में जल को बारंबार टोनोप्लास्ट में से होते हुए गमन करना पड़ता है, इसलिए इस पथ को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ भी कहा जाता है। दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन पाथ बिकॉज वाटर हैज टू क्रॉस टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल। The water has to pass membrane which surrounds vacuole which is known as tonoplast for in every cell. In every cell, when water enters into vacuole, it has to pass tonoplast. Then when it exits vacuole, then also it has to pass through the tonoplast. So therefore, as water has to move many times across the membrane of vacuoles. This path is also known as transmembrane path. So in this, water also enters into vacuoles during its lateral movement and crosses membranes at several places. This path offers highest resistance for water movement. तो चूंकि इसमें बारंबार जल को झिल्ली में से होता हुआ निकलना पड़ता है, इस कारण से इस पथ में जो प्रतिरोध होता है जल के चालन के लिए वह सर्वाधिक होता है या उच्चतम होता है। So non-vacuolar simplast path is formed indicated by these arrows here. These are plasmodesmata from which water is moving from one cell to another, and
Symplast vacuolar or transmembrane path is indicated by this arrow, where water has to enter into vacuole. From vacuole it comes to protoplasm again, then crosses the plasma membrane of the cell, enters into protoplasm of next cell, again enters into vacuole, then again leaves the vacuole through tonoplast, then leaves the cell through plasma membrane, enters into next cell, and process continues. So this is Symplast vacuolar or transmembrane path. Although water can move laterally through any of these paths up to endodermis cells, but most of the absorbed water moves via apoplast because of lesser resistance in this path. तो जिन 3 पथों की हमने बात की, एक एपोप्लास्ट पथ और 2 प्रकार के सिम्प्लास्ट पथ, जल इनमें से किसी भी पथ के द्वारा मूल रोम से मूल के जाइलम तक जा सकता है, लेकिन अधिकांश जल का जो चालन होता है वह एपोप्लास्ट के द्वारा ही होता है, क्योंकि एपोप्लास्ट पथ में जल के चालन के लिए जो प्रतिरोध होता है, जो बाधा होती है, वह न्यूनतम होती है. However, in endodermis, water has to enter into symplast, that is cytoplasm, because Casparian strips in cell walls of endodermal cells block apoplast path in endodermis. तो इनमें से किसी भी पथ के द्वारा जल एंडोडर्मिस की कोशिकाओं तक जा सकता है. हालांकि अधिकांश जल का चालन जो होता है वह एपोप्लास्ट पथ के द्वारा ही होता है, लेकिन एंडोडर्मिस की कोशिका भित्तियों में पहुंचने के पश्चात जल यदि एपोप्लास्ट पथ से भी आ रहा है, तब भी उसे एंडोडर्मिस कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आवश्यक रूप से प्रवेश करना होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एंडोडर्मिस की कोशिका भित्तियों में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स उपस्थित होती हैं. यह कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है वो सुबेरिन से निर्मित होती है. सुबेरिन जो होता है वह जल के लिए अपारगम्य होता है. तो चूंकि एंडोडर्मिस कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में कैस्पेरियन स्ट्रिप उपस्थित होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट. These Casparian strips are made up of suberin. यह सुबेरिन द्वारा नामक पदार्थ से बनी होती है, और सुबेरिन जो होता है वह जल के लिए अपारगम्य होता है. Suberin is impermeable for water and therefore water cannot move further forward in endodermis cells through apoplast or cell wall. तो इन सुबेराइज्ड कैस्पेरियन पट्टिकाओं की उपस्थिति के कारण अब जल एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट से होता हुआ आगे प्रवेश नहीं कर सकता, अतः वह सिम्प्लास्ट में यानी एंडोडर्मिस कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है. आवश्यक रूप से यह प्रवेश एंडोडर्मिस के कोशिकाओं में जल का एंडोडर्मिस कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है. Some cells of endodermis lack Casparian strips. एंडोडर्मिस में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है, अंतःत्वचा में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती है जिनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती. इन कोशिकाओं को मार्ग कोशिकाएं या पैसेज सेल्स कहा जाता है. Thus water from other endodermal cells compulsorily enters into passage cells. तो चूंकि मार्ग कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, अतः एंडोडर्मिस की बाकी सभी कोशिकाओं से जिनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती है, उन सभी से जल जो है वह मार्ग कोशिकाओं या पैसेज सेल्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है, या जल आवश्यक रूप से मार्ग कोशिकाओं में प्रवेश करता है. मार्ग कोशिकाओं से यह जल परिरंभ की कोशिका में प्रवेश करता है, और परिरंभ के ठीक सम्मुख जाइलम की प्रोटोजाइलम वाहिकाएं उपस्थित होती है, तो जल इन प्रोटोजाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करता है. From passage cells, water enters into protoxylem elements of roots through pericycle cells. तो यहां पर इस कोशिका को हम पैसेज सेल या मार्ग कोशिका कह सकते हैं. जो समीप की जो एंडोडर्मिस कोशिका अन्य कोशिकाएं हैं, वह अपना जल इन मार्ग कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देती हैं, क्योंकि इन मार्ग कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, और इन मार्ग कोशिकाओं से जल फिर परिरंभ की कोशिकाओं में आ जाता है, और परिरंभ से ठीक इनके भीतर की ओर प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स या प्रोटोजाइलम वाहिकाएं उपस्थित होती हैं. जल प्रोटोजाइलम वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है. So from passage cells, water enters into protoxylem elements of roots through pericycle cells, as these are positioned directly opposite to passage cells. Water then moves into metaxylem elements from where water moves in upward direction towards stem. तो इस प्रकार से रूट के जाइलम तक जल रेडियल मूवमेंट के द्वारा या लेटरल मूवमेंट के द्वारा, लेटरल पाथ के द्वारा पहुंच जाता है, और जाइलम से फिर इस जल का ऊपरी मुखी चालन यानी मूल से इसको तने की ओर प्रवाहित किया जाता है, जिस क्रिया को हम रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. So this is all about radial movement of water in roots. In next presentation, we will discuss mechanism of water absorption in plants. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं आपको
पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।